हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में देखिए हम एनवायरनमेंट के करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी एग्जाम में हमने देखा है, लास्ट ईयर भी एसएससी में काफी एग्जाम में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क से अगर कोई न्यूज़ है तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। बर्ड सेंचुरी से अगर कोई न्यूज़ है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अगर कोई न्यूज़ है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे अगर कोई भी इंडेक्स आया है, कोई भी रिपोर्ट आई है तो वहां से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में हमने क्लब किया है। करंट अफेयर 2024 में अक्टूबर तक के इन्वायरमेंट के सभी करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां से आपके हर एग्जाम में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को एक एक करके एमसीक्यू फॉर्म में हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? तो देखिए यहां पर हम नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो इन दोनों को ही 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया, और ये दोनों ही साइट्स हमें भारत के बिहार राज्य में देखने को मिलती है। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? भारत के बिहार में देखने को मिलते हैं। देखिए 2024 में इन दोनों साइट्स को मिलाकर अब बिहार में रामसर साइट्स की संख्या हो जाती है 3, क्योंकि 2020 में कांवर झील जो कि बिहार में है उसे सबसे पहली बार रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2020 में, कांवर झील, ठीक है। और अब नकटी पक्षी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत के बिहार राज्य में पहली रामसर साइट बेगूसराय जिले में है जिसका नाम है कांवर झील 2020 में, ठीक है। तो 3 रामसर साइट हो जाती है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मिलाकर भारत के बिहार राज्य में। यहां पर देखिए रामसर साइट को आपको समझना चाहिए कि रामसर साइट क्या होती है। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए किसी भी प्लेस को रामसर साइट घोषित किया जाता है और इसे इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस का एक प्लेस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल तालाब, झील, है ना, ये जो आर्द्र भूमियां या फिर इनके किनारे के जो प्लेस है, ये जो जैव विविधता है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट के बैलेंस के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहली बार जो सम्मेलन हुआ था वो 1971 में ईरान में हुआ था। ईरान में इस सम्मेलन को ईरान के रामसर में हुआ था, इसीलिए इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। 1971 में ईरान के रामसर में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। दुनिया की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना रामसर साइट्स घोषित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो बिहार में 3 रामसर साइट हो गई। 2024 में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजी गई नेप्टिस विलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि यह सेंचुरी का है। तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। यहां पर एक नई प्रजाति खोजी गई है, नेप्टिस विलायरा। जानते हैं किसकी प्रजाति है? तितली की। किसकी? तितली की। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन कि टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस स्टेट में? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। और यहां पर जो नेप्टिस विलायरा एक प्रजाति खोजी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो किसकी प्रजाति है? तो यह तितली की एक प्रजाति है, ठीक है। नेप्टिस विलायरा तितली की अगर हम बात करते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है, तो यह तितलियों का एक परिवार होता है, निम्फालिडे परिवार।
ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तितली परिवार निम्फालिडे परिवार ही है। उस परिवार से आती है नेप्टिस फिलाइरा, एक बटरफ्लाई तितली। ठीक है, निम्फालिडे परिवार की बात करते हैं तो तितलियों का सबसे बड़ा परिवार है, जिसकी 6000 से ज्यादा प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में तितली की देखने को मिलती है। और इसी निम्फालिडे परिवार, ठीक है, यहां पर इसे स्पेशली याद रखना, तितली का एक प्रजाति ग्रुप है। ठीक है, निम्फालिडे परिवार। तो इसकी एक प्रजाति की तितली है नेप्टिस फिलाइरा, जिसको खोजा गया है कहां पर? टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस राज्य में? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर अदर भी आपको पूछा जाता है, तो आपको यहां पर मैं इन्वायरमेंट के तो बता ही रहा हूं, इसके अलावा भी अगर आप अदर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए करंट अफेयर 2024 का ईयरली पैकेज अवेलेबल है, जहां पर देखिए आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ और आपके प्रैक्टिस के लिए मंथली क्विज भी यहां पर अवेलेबल होती है। काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको ये करंट अफेयर का ईयरली पैकेज मिल जाएगा। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका करंट अफेयर का हर एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम है वो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। सिंगल आपके ईयरली पैकेज में सारी एग्जाम्स का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम आती है तो 100 आवर्स जीएस का देखिए कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है काफी नॉमिनल चार्जेस में, जहां पर आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर क्लियर किए गए हैं। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां पर भी देख सकते हैं, इस पर आप कॉल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की बात करें तो इसे जारी करने का श्रेय दिया जाता है यूएनईपी को, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट को जारी करता है। याद रखना यूएनईपी। ठीक है, जो फूड वेस्ट है ना, उससे रिलेटेड कुछ डेटा को ये जारी करता है हर साल, कुछ चीजें बताता है खाद्य जो अपशिष्ट है उसको लेकर। ठीक है ना, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट को फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 को जारी किया है। यहां पर देखिए रैंक तो दी नहीं जाती है किसी देश को, लेकिन कुछ चीजों को बताया जाता है कि भैया कौन सा देश है या पूरे वर्ल्ड में कितना फूड है जो कि वेस्ट जा रहा है, तो इन सभी से रिलेटेड रिपोर्ट्स को यहां पर साझा किया जाता है वर्ल्ड के साथ। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के आधार पर रिपोर्ट निकली है 2024 में, तो इसमें बताया गया है कि 2022 में पूरे अगर हम ग्लोबली देखें तो प्रतिदिन 1 अरब से अधिक मील को बर्बाद कर दिया गया है ना। 1 अरब मील हर रोज जो कि एक इंसान का पेट भर सकता है वो वेस्ट गया है ना, फूड वेस्ट इंडेक्स से ना। दुनिया भर में 783 मिलियन लोगों को भूखमरी और लगभग 1/3 लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना पूरे वर्ल्ड में करना पड़ा है, यूएनईपी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वर्ष 2022 में ऑलमोस्ट 1 बिलियन टन जो खाद्य अपशिष्ट है वो उत्पन्न हुआ है। कितना? 1 बिलियन टन, जो कि यूज किया जा सकता था, लोगों की भूख मिटा सकता था। तो इस आधार पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि उसने साझा की है। रिपोर्ट का क्या नाम है? तो इसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। आप तो कौन जारी करता है केवल इतना याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहां पर यूएनईपी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन की ऐसी एजेंसी है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम घोषणा के माध्यम से की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किस राज्य में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में देखिए भारत के ओडिशा राज्य के तटों से एक हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति खोजी गई है। समुद्री स्लग एक समुद्री जीव है, ठीक है, रंग बिरंगा समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्री स्लग कहलाते हैं।
अब ये जो खोजा गया है ना, इसके जो हेड है ना वो शील्ड की तरह दिखाई देता है, इसीलिए ये हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है, ओडिशा के तटों पर खोजी गई है ना। कहां पर? ओडिशा के तटों पर। ठीक है, समुद्र विज्ञान को समझने के लिए आगे चलकर फ्यूचर में जो भी चीजें यूज की जा सकती है उसमें यह प्रजाति की खोज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा ओडिशा और बंगाल के तटों पर समुद्री स्लग की नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, मेलानोक्लॉमिस द्रौपदी। ठीक है, क्या रखा गया है? एक और बार रिपीट कीजिए, मेलानोक्लॉमिस द्रौपदी, समुद्री स्लग जिसका हेड शील्ड की तरह है, हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है। ओडिशा के तटों पर हाल ही में इसे खोजा गया। अगर आप यहां पर इमेज देखेंगे तो ये समुद्री स्लग है, रंग बिरंगी जीव होते हैं जो कि अक्सर उथले समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। रिपोर्ट किसकी है पहले ये समझिए। एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, इसने रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। जारी 2024 में किया गया है लेकिन 2023 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित राजधानी, भारत की राजधानी है नई दिल्ली या दिल्ली। ठीक है, तो स्विस संगठन IQ एयर ने 6th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को हाल ही में जारी किया। ठीक है, इसने इस रिपोर्ट में 134 देशों के 7,812 अलग अलग प्लेसेस और शहरों का डेटा कलेक्ट किया है और इसके आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों और शहरों की सूची को साझा किया IQ एयर संस्थान के द्वारा। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि भैया वर्ल्ड के सबसे प्रदूषित 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, सेकंड पर आता है पाकिस्तान और थर्ड पर आता है इंडिया। वर्ल्ड के सबसे प्रदूषित देश हैं ये IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, थर्ड पर इंडिया। सबसे प्रदूषित कैपिटल की बात करें तो ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है नई दिल्ली, लगातार चौथी बार। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर भी इंडिया में ही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बिहार का बेगूसराय वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भी इंडिया का, असम का गुवाहाटी। सबसे प्रदूषित कैपिटल भी इंडिया की नई दिल्ली। अब इंटरेस्टिंग यह है कि दुनिया के जो 10 सबसे प्रदूषित शहर है ना, उसमें से 4 जो हैं टॉप पर वो इंडिया के हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। सबसे प्रदूषित कैपिटल पूछी थी तो वो कौन सी हो जाती है? नई दिल्ली, इंडिया की कैपिटल। और अगर हम देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित देशों की सूची में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज की गई है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर स्ट्रेट किन 2 देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो यह अलग करता है मोरक्को और स्पेन को, और हमें देखने को मिलता है भूमध्य सागर में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, या जिब्राल्टर स्ट्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए यहां पर एक सबडक्शन जोन की खोज की गई है। अब सबडक्शन जोन पता है क्या होता है? जब 2 प्लेटें जो होती है ना, ज्वालामुखी प्लेटें, भूकंपी प्लेटें, सॉरी, जो 2 भूकंपी प्लेटें होती है ना, वो एक प्लेट के नीचे जब दूसरी प्लेट जहां पर भी नीचे धंसती है एक प्लेट के नीचे, तो वहां पर जो जोन बनता है वो कहलाता है सबडक्शन जोन। यह जोन भूकंप ज्वालामुखी उद्गार का कारण बनता है। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे एक नए सबडक्शन जोन की हाल ही में खोज की गई है। 2 टेक्टोनिक प्लेटों जहां पर टकराती है और दोनों में से एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है तो वो जो एरिया है जिसका निर्माण होता है वहां पर वो सबडक्शन जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्सर इन सबडक्शन जोन में ही ज्वालामुखी, पर्वतमालाएं और महासागरीय गर्त बनते। ज्वालामुखी का निर्माण होता है, पर्वतमालाएं बनती है और महासागरीय गर्त भी यह सबडक्शन जोन में निर्मित होते हैं। क्वेश्चन हमारा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से है क्योंकि यहां पर जब
यहां पर सबडक्शन जोन बनाए तो यहां पर आप मैप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा अफ्रीका और ये देखने को मिलेगा यूरोप। इधर है स्पेन और इधर है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को के मध्य में यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और भूमध्य सागर को, यह है भूमध्य सागर और यहां पर हमको देखने को मिलेगा नॉर्मली अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये पूरा एरिया जो इधर मिलेगा हमको ये अटलांटिक महासागर का, ये जो बीच का एरिया ये भूमध्य सागर। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है और मोरक्को को स्पेन से अलग करता है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई है? तो नीली चींटी की नई प्रजाति पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू की बात करें तो इसे खोजा गया है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नीली चींटी की एक प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश के युंगकू गांव में इस नीली चींटी की प्रजाति को खोजा गया। इसकी आपको जब आप इमेज देखेंगे ना तो इसकी पूरी बॉडी आपको नीली दिखाई देगी और इसमें जो ब्लड है वो भी आपको नीला दिखाई देगा। ठीक है ना, ये चींटी के एक दुर्लभ वंश पेरापेरा ट्रेचिना से संबंधित है और ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इस चींटी को नाम दे दिया गया पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू किसकी प्रजाति है? तो चींटी की, और कहां खोजी गई? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में से खोजा गया है। हाल ही में माउंट कैनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट कैनलॉन वॉल्केनो की अगर हम बात करते हैं तो यह देखने को मिलता है फिलीपींस में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फिलीपींस। यहां पर माउंट कैनलॉन वॉल्केनो देखने को मिलता है जिसमें हाल ही में कुछ समय पहले बहुत ही भयानक एक उद्गार हुआ था ज्वालामुखी में। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण फिलीपींस में स्थित माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी काफी सुर्खियों में रहा है। फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसे कहा जाता है नेग्रोस द्वीप। इस नेग्रोस द्वीप पर पर्टिकुलर माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये पूरे फिलीपींस के जो 24 भूकंपी सक्रिय ज्वालामुखी है ना उनमें से एक है। भूकंप के द्वारा जो सक्रिय ज्वालामुखी है 24, ठीक है ना, फिलीपींस में, उनमें से एक है कैनलॉन वॉल्केनो। कहां पर? फिलीपींस में। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था जिसके कारण ये सुर्खियों में रहा है। फिलीपींस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। आप अगर प्रशांत महासागर का एरिया देखेंगे तो वो रिंग ऑफ फायर का एरिया है जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा भूकंप और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। 40,000 किलोमीटर का प्रशांत महासागरीय एरिया है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इसी में फिलीपींस भी स्थित है, इसलिए फिलीपींस के ज्वालामुखी हमें अधिकतर सक्रिय देखने को मिलते हैं, इंडोनेशिया के भी। ठीक है, चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो यह स्थित है भारत के कर्नाटका स्टेट में। कहां पर? कर्नाटका। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क यह है हमारा कर्नाटका और यहां पर हमको देखने को मिलेगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल नेशनल पार्क। ठीक है ना, अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल नेशनल पार्क में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इस नेशनल पार्क की स्थापना 1974 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, लेपर्ड सफारी, इनॉग्रेट की गई है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। और यह पहले भी एक बार सुर्खियों में रहा है 2006 में, जब भारत का सबसे बड़ा तितली बाड़े का इनॉग्रेशन किया गया था इस नेशनल पार्क में। तितली का सबसे बड़ा बाड़ा बनाया गया था 2006 में, बनेरघट्टा नेशनल पार्क या बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है ना, कहां पर है? भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित की है? तो जंगल की आग के कारण नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने वाला देश है बोलीविया। आंसर बी। दक्षिण अमेरिकी देश, अगर आप यहां पर मैप में देखेंगे तो आपको पेरू, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, इनकी बाउंड्रियों से लगता हुआ आपको दिखेगा बोलीविया।
तो हाल ही में यहां पर एक भीषण जंगल की आग के कारण बोलिविया ने नेशनल इमरजेंसी अनाउंस की थी, आग लगने के कारण। ठीक है, 2010 के बाद ये जंगल की सबसे बड़ी आग है जो कि बोलिविया में लगी है। इससे 3 मिलियन हेक्टेयर जंगल जल गया है बोलिविया में। तो जंगल की आग के कारण नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने वाला दक्षिण अमेरिकी देश कौन? बोलिविया। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई, पड़ोसी देश मैंने आपको बताए। इसकी कैपिटल है सुक्रे। कौन है? सुक्रे। ठीक है, आगे आइए। अरब सागर में आने वाले चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है? अरब सागर में आने वाला जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है असना, उसका नामकरण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के द्वारा असना चक्रवात का नामकरण किया। देखिए यहां पर आपको चक्रवात भी समझना पड़ेगा। जब केंद्र में निम्न वायुदाब, लो प्रेशर या लो एयर प्रेशर का एक क्राइटेरिया या फिर बोल सकते एक लो प्रेशर का एरिया डेवलप होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर का एरिया डेवलप होता है, तो यह चक्रवात का निर्माण होता है, चक्रवात कहलाता है। हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात उठा था और इसका नाम रखा गया है असना। ठीक है, इस चक्रवात के कारण पाकिस्तान और भारत के गुजरात में इसका असर देखने को मिला था। अरब सागर के ऊपर इसका निर्माण हुआ था और ये भारत में गुजरात के तटों से टकराया था। ठीक है, इसका नाम जो है ना वो पाकिस्तान देश के द्वारा सुझाया गया है। अब असना का जो एक उर्दू वर्ड है असना, इसका हिंदी मीनिंग देखने जाए ना तो जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, है ना। असना एक वर्ड है उर्दू का, इसका हिंदी मीनिंग होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो चक्रवात असना जो कि गुजरात के तट से टकराया था, इसका नामकरण आया कहां था? अरब सागर। भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? गुजरात को। नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान ने। ठीक है, हाल ही में माउंट रुआंग वॉल्केनो में विस्फोट हुआ। माउंट रुआंग वॉल्केनो किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस का एक वॉल्केनो हमने पढ़ा। यहां पर माउंट रुआंग वॉल्केनो की बात करें तो ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। कहां पर? इंडोनेशिया। माउंट रुआंग वॉल्केनो पर्टिकुलर इंडोनेशिया के इस एरिया में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि प्रशांत महासागर के इंडोनेशिया के एक द्वीप पर स्थित है, माउंट रुआंग। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो उत्तरी सुलावेसी प्रांत है वहां पर माउंट रुआंग वॉल्केनो में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला था। इसके बाद सुलावेसी प्रांत में अलर्ट भी जारी किया गया था और इस तूफान के कारण सुनामी की चेतावनी, इस पर्टिकुलर जो विस्फोट हुआ है ना ज्वालामुखी में, इसके कारण सुनामी की भी चेतावनी इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में जारी की गई थी। तो माउंट रुआंग इंडोनेशिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में देखने को मिलता है। ठीक है ना, इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक द्वीप पर स्थित है माउंट रुआंग। कई सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रुआंग के आसपास भी इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी यह सुर्खियों में है विस्फोट के कारण। तो आप इसे याद रखिए, माउंट रुआंग वॉल्केनो किस देश में? डायरेक्ट क्वेश्चन यह आएगा जिसमें अभी विस्फोट हुआ था, तो यह देखने को मिलेगा हमें इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, हाल ही में किस राज्य में आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है भारत के केरल राज्य में। केरल में विंझिजिम पोर्ट है। यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि विंझिजिम पोर्ट भारत में कहां पर है? तो केरल में। यहीं पर विंझिजिम पोर्ट के निकट आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केरल राज्य में लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना विंझिजिम पोर्ट के आसपास की गई है। तो विंझिजिम पोर्ट कहां देखने को मिलेगा? केरल। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहां पर आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। उद्देश्य की बात करें तो केरल में जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो मत्स्य पालक हैं, उनको सहायता करना और मछली पालन को केरल में बढ़ावा देना, इस आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्रोजेक्ट के तहत मछली पकड़ने वाले 42 गांवों की सहायता के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र तट के किनारे 6300 कृत्रिम रीफ या चट्टानी इकाइयां स्थापित की जा रही है। अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है भारत के केरल राज्य में आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट विंझिजिम पोर्ट के पास। ठीक है,
किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल या कोरल नष्ट हो रहे हैं? देखिए, कोरल रीफ की बात करते हैं, कोरल की बात करते हैं यहां पर, तो जो बायोडायवर्सिटी है उसको बनाए रखने में ये बहुत ही सहायता करती है। अब हाल ही में देखिए, केरल का जो समुद्र तट है ना, उसके आसपास जो कोरल स्थित है, जो प्रवाल है समुद्र में, वो नष्ट होती जा रही है येलो बैंड डिसीज के कारण। अगर आप यहां पर एक मैप देखेंगे तो आपको येलो बैंड डिसीज के कारण पर्टिकुलर ये जो रीफ है वो खत्म होती जा रही है, और चारों तरफ जो एरिया है ना वो काई जैसा, जैसे काई जम जाती है ना, वैसा होते जा रहा है। तो ये येलो बैंड डिसीज है, एक डिसीज की तरह है, जिसके कारण थाईलैंड के समुद्र तल के जो विशाल हिस्सों में प्रवाल फैली हुई है वो नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो ओवर फिशिंग की जा रही है या फिर जो सी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो मुख्य कारण है येलो बैंड डिसीज के, जिसके कारण थाईलैंड की जो कोरल है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। डिसीज कौन सी है? येलो बैंड डिसीज। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है? देखिए, यहां पर हिम तेंदुए या स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली बर्फीले क्षेत्रों में ही स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको दक्षिण भारत में तो मिलेगा नहीं, हिमालय रेंज पर मिलने वाला है। ठीक है, हाल ही में स्नो लेपर्ड की रिपोर्ट आई थी और इसमें बताया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख में देखने को मिलते हैं। कहां पर? लद्दाख। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हमको देखने को मिलते हैं लद्दाख में। ठीक है, 30 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, वर्तमान में है भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारत की पहली हिम तेंदुओं पर रिपोर्ट जारी की थी उस वक्त। ठीक है ना, 30 जनवरी को उस वक्त के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट को जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार यूनियन टेरिटरी लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं। 2024 की इस हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए, 477। पूरे इंडिया की बात करते हैं तो भारत में ऑल ओवर अगर हम हिम तेंदुए देखते हैं तो ये 718 है। 718 हिम तेंदुओं में से लद्दाख में 477, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आता है 124, और थर्ड पर आता है हिमाचल प्रदेश 51। सबसे ज्यादा लद्दाख में 477। ठीक है, हिम तेंदुआ सर्वे भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसके द्वारा इस सर्वे को करवाया गया था। हालांकि कुछ संस्थाओं की भी मदद ली गई, जैसे सभी हिम तेंदुआ रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों जैसे नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर भारतीय वन्यजीव संस्थान का सहयोग किया और ऑल ओवर हिम तेंदुआ रिपोर्ट को जारी किया गया। सबसे ज्यादा हिम तेंदुए हमको देखने को मिलते हैं कहां पर? तो यह है लद्दाख, 477। ऑल ओवर इंडिया में कितने हिम तेंदुए हैं? तो 718। ठीक है, यह जो सर्वे है 2019 से 2023 तक 2 चरणों में किया गया था। 4 साल में पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया। हिम तेंदुआ अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो पैंथेरा अनकिया इसका साइंटिफिक नेम है ना। भारत में स्पेशली हिमालय रेंज में बर्फीले इलाकों में ही ये देखने को मिलते हैं और IUCN की रेड डेटा लिस्ट में भी शामिल है। रेड डेटा लिस्ट या रेड डेटा बुक किसकी है? IUCN की। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? तो अगर हम कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था कुछ समय पहले, तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। कहां पर? तमिलनाडु। कुछ समय पहले ही देखिए तमिलनाडु की 2 साइट्स और कर्नाटका की 3 साइट्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। आर्द्रभूमि, वेटलैंड, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तमिलनाडु की 2 साइट में एक तो है कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और सेकेंड है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। यह भी कहां पर? तमिलनाडु। कर्नाटक की 3 साइट्स में मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व पहला, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व दूसरा और अघनाशिनी मुहाना तीसरा। 3 रामसर साइट्स कर्नाटक, 2 रामसर साइट्स तमिलनाडु, ऑल ओवर 5। जब ये 5 साइट्स शामिल हुई है ना, तब भारत में रामसर साइट्स हो गई है टोटल 80।
अगर क्वेश्चन ऐसा आता है भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है, तो यह है तमिलनाडु राज्य में 18 रामसर साइट्स देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर यूपी आता है जहां पर 10 रामसर साइट देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा 18 कहां पर, यूपी में, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु में। और फिर सेकंड नंबर पर आता है यूपी 10 रामसर साइट्स के साथ, ठीक है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में किस जीव की प्रजाति स्फेरोथेका वर्षाभू खोजी गई है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्रजाति खोजी गई है जीव की जिसका नाम दिया गया स्फेरोथेका वर्षाभू। जानते किसकी प्रजाति है? मेंढक की। किसकी? मेंढक की। मेंढक की प्रजाति है स्फेरोथेका वर्षाभू, जिसकी खोज हाल ही में भारत के कर्नाटक राज्य में की गई है। अब यहां पर देखिए, स्फेरोथेका वर्षाभू का मतलब क्या होता है? मेंढक की एक प्रजाति जो कि बारिश का स्वागत करती है। ये जो प्रजाति है ना मेंढक की, ये है ना नॉर्मली जो जमीन है उसमें बिल खोदने का काम करती है और बिल खोदकर वहां पर निवास करती। तो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में बिल खोदने वाली मेंढक की नई प्रजाति स्फेरोथेका वर्षाभू की हाल ही में खोज की गई। मेंढक की प्रजाति। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुप्तेश्वर वन देखने को मिलते हैं भारत के ओडिशा राज्य में। भारत के ओडिशा राज्य में गुप्तेश्वर वन देखने को मिलते हैं, जिन्हें हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन क्षेत्र बहुत ही बड़ा वन क्षेत्र है ना। इसको मिलाकर ओडिशा राज्य में अब 4 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए, ठीक है। बायो हेरिटेज साइट की बात करें ओडिशा में तो 4 हो गई। सबसे पहले मंदसरू जैव विविधता विरासत स्थल ओडिशा में है, महेंद्रगिरी जैव विविधता विरासत स्थल ओडिशा में, और गंधमर्दन जैव विविधता विरासत स्थल। 3 थे, अब चौथा जुड़ा है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र भारत के ओडिशा राज्य में, ठीक है। बायो हेरिटेज साइट है। जैव विविधता विरासत स्थल एक्चुअल में होते क्या है? बायो हेरिटेज क्या है? तो देखिए, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है और कहीं ना कहीं पर्यावरण का बैलेंस बनाने के लिए, इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाने के लिए और काफी सारे जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जैव विविधता विरासत स्थल देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर किसी एरिया में, है ना। मतलब जीव को प्रजनन, है ना, वहीं पर आकर वो प्रजनन करेंगे तो एक ऐसा ओरा डेवलप हो जाता है। ये है बायोडायवर्सिटी, जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 लाया गया था। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पहला, अगर हम जैव विविधता विरासत स्थल की बात करते हैं तो ये 2007 में नल्लूर इमली ग्रोव, ठीक है, एक क्षेत्र है जो कि देखने को मिलता है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2007 में इसकी विशेषता है कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है और अभी ओडिशा में घोषित किया गया है गुप्तेश्वर वन को। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी अभ्यारण्य को एक मोर अभ्यारण्य या फिर पिकॉक सेंचुरी घोषित किया गया? तो आदि चुनचुनगिरी सेंचुरी, जिसे पिकॉक सेंचुरी घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यह देखने को मिलती है भारत के कर्नाटका राज्य में। कहां पर? कर्नाटका। पिकॉक सेंचुरी घोषित किया गया है, ठीक है ना। यहां पर पर्टिकुलर आप मैप पर लोकेशन देखेंगे तो यह है आदि चुनचुनगिरी, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में। 5 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल में एक और सेंचुरी है चुलान्नूर सेंचुरी, दोनों को ही पिकॉक सेंचुरी घोषित किया। आदि चुनचुनगिरी मोर सेंचुरी भारत के कर्नाटक राज्य में है, जिसे 1981 में सेंचुरी बनाया गया था। इसी पर हमारा क्वेश्चन है। और सेकेंड मोर सेंचुरी चुलान्नूर, जो कि भारत के केरल राज्य में देखने को मिलती है, जिसे केरल में 2007 में सेंचुरी या अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो दोनों क्लियर हो जाती है, ठीक है, याद रखना। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चर्चा में रही ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? तो ग्रीन टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो देखिए, इन्वायरमेंट के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है ना।
ऐसे निवेश या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, वर्गीकृत करना जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अनुकूल है और फिर उसको आगे बढ़ाना। तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है ग्रीन टैक्सोनॉमी। ठीक है, अभी सुर्खियों में क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए, हाल ही में आरबीआई और जो भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने दुनिया के विकासशील देशों से यह आग्रह किया है कि भैया आसियान देशों की जो ग्रीन टैक्सोनॉमी है जो हम अपना रहे हैं, आसियान देश अपना रहे हैं, उनसे आपको सीख लेना चाहिए। यह कहा गया है विकासशील देशों से कि भैया ग्रीन टैक्सोनॉमी से जो कि आसियान अपना रहा है, आसियान के देश अपना रहे, उससे आपको सीख लेना चाहिए कि कैसे समय के अनुसार पर्यावरण के लिए बदलाव जरूरी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ावा देना चाहिए जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी सेव कर कर चले, इन्वायरमेंट की भी रक्षा करे और इन्वायरमेंट के हित में हो। ठीक है, तो यहीं पर ग्रीन टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है जो कि परिभाषित करती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां, है ना, कौन सी जो इकोनॉमिकल मूवमेंट है, जो भी विकास हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो कौन सी आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जो कि भैया पर्यावरण के लिए टिकाऊ है, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, इसे कहा जाता है ग्रीन टैक्सोनॉमी। इसके अलावा ग्रीन टैक्सोनॉमी ग्रीन वॉशिंग को भी रोकती है। अब भाई ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से कितने अच्छे हैं, अगर कोई कंपनी इस बारे में भ्रामक जानकारी दे रही है, कोई गलत जानकारी दे रही है, तो उसको जानने की भी प्रक्रिया है। ठीक है ना, यह किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से कितने अच्छे हैं इसके बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी देने की प्रक्रिया है। तो ग्रीन वॉशिंग जो है, जो कंपनीज रहती है, वो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे ऐड दे देती है अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कि भाई सही नहीं है, मतलब उस प्रोडक्ट में वो गुण है ही नहीं और वो भ्रामक जानकारी लोगों को दे रही है और पिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है, जो भी चीजें हैं। पर उसको रोकने के लिए जो ग्रीन वॉशिंग है ना, इसको रोकने के लिए भी ग्रीन टैक्सोनॉमी कहीं ना कहीं काम कर सकती है। हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? देखिए, समुद्र के अंदर ब्लू होल जो है ना, वो एक सिंक की तरह दिखाई देता है, सिंक जैसा, जैसे सिंक का एक गड्ढा होता है ना, वैसा एक गड्ढा होता है समुद्र के अंदर। हाल ही में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है ना, युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक, और यह हमको देखने को मिलता है मैक्सिको के पास। कहां पर? मैक्सिको। मैप में अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिको आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको पर्टिकुलर ये जो होल है, ब्लू होल, वो देखने को मिला है। ठीक है ना, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। तो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है वहां पर एक खाड़ी है, चेतुमल खाड़ी, जहां पर दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल हाल ही में खोजा गया है। ठीक है, और इस ब्लू होल का जो नाम है ना, वो नाम दिया गया है तामजा। ठीक है, सबसे गहरे ब्लू होल का नाम क्या है? तामजा। मैक्सिको के पास, युकाटन प्रायद्वीप के पास चेतुमल खाड़ी में इस सबसे गहरे ब्लू होल को खोजा गया, नाम तामजा ब्लू होल। अभी तक इसकी गहराई पूरी तरीके से नापी नहीं जा सकी, लेकिन जितनी नापी जा सकी उसके हिसाब से 1378 फीट समुद्र तल से 420 मीटर नीचे तक इसकी गहराई को नापा गया अभी तक, लेकिन अभी भी इसकी गहराई पूरी नापी नहीं जा सकी। तो यह सबसे गहरा ब्लू होल है, नाम है तामजा, जो कि चेतुमल खाड़ी में मैक्सिको के निकट युकाटन प्रायद्वीप के पास, है ना, चेतुमल खाड़ी में देखने को मिला है। ब्लू होल के बारे में आपको बता ही चुका हूं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की शेलों से बने होते हैं और ये गहरे गड्ढे होते हैं समुद्र में जो कि सिंक होल की तरह दिखाई देते हैं। अभी तक जो ब्लू होल बड़े बड़े वर्ल्ड में खोजे गए उनमें ड्रैगन होल दक्षिण चीन सागर में खोजा गया है, ग्रेट ब्लू होल और डिन ब्लू होल कैरेबियन सागर में खोजे गए, है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? गंगा डॉल्फिन या मीठे पानी की डॉल्फिन। ठीक है, भारत का गंगा डॉल्फिन गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में भारत में पाई जाती है। तो हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है,
गंगा डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि गंगा नदी बेसिन, गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, वहां पर 4000 से ज्यादा मीठे पानी की डॉल्फिन पाई जाती। 4000 से ज्यादा गंगा और उसकी सहायक नदियों में। 4000 में से 2000 से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है, 50%, है ना। डॉल्फिन मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में है वो चंबल नदी में पाई जाती है और गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां है वहां पर देखने को मिल जाती है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसे गंगा सूसू या हीहू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका साइंटिफिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, प्लेटनेस्टा गेंगेटिका। प्लेटनेस्टा गेंगेटिका गंगा नदी के डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियां कोसी, गंडक, चंबल, इनमें कहीं ना कहीं गंगा नदी के डॉल्फिन देखने को मिल जाती है, मीठे पानी के डॉल्फिन। भारत में 18 मई 2010 को गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव या पशु घोषित किया गया था, है ना। नॉर्मली देखने की क्षमता नहीं होती है या कम होती है, शिकार का पीछा करने के लिए सोनार का उपयोग करती है, जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे छोड़ती है ना, उसके आधार पर शिकार का पीछा करती है। तो सबसे ज्यादा गंगा नदी की डॉल्फिन देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य में। राष्ट्रीय जलीय पशु या जीव घोषित किया गया था 2010 में। निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। कौन बना? इंडिया। जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जीव जंतु की चेकलिस्ट पूरी तैयार करी एक पोर्टल बनाकर, और पोर्टल पर सबको अपलोड किया गया है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। देखिए, कोलकाता में एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किया गया था कुछ समय पहले। वहां पर भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया था कि भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ऑल ओवर 1,04,561 नस्ल के जीव जंतुओं की जानकारी यहां पर दी गई है, ठीक है। और इन सभी जीव जंतुओं की ज्ञात प्रजातियों की 121 सूचियां तैयार की गई, जिनको विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त ऐसे जीव जंतुओं में शामिल किया गया। पर्टिकुलर इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल का नाम दिया गया है फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, जहां पर जीव जंतुओं की जानकारी देखी जा सकती है। तो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? इंडिया, है ना। हाल ही में IUCN ने हाथी की किस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया? तो IUCN ने हाथी की, बोर्नियो हाथी की जो प्रजाति है उसको IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है ना, उसमें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। यह है बोर्नियो हाथी, स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, इसके आसपास हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए, लॉगिंग और तेल ताड़ के वृक्षारोपण के कारण, ठीक है, इनका निवास स्थान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निवास स्थान खत्म होता जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। तो अब इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, इसलिए IUCN ने अपनी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रेड डेटा लिस्ट में बोर्नियो हाथी को शामिल किया है। बोर्नियो हाथी को ही पिग्गी हाथी के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया और उसके आसपास ब्रुनेई वाले देशों में या मलेशिया में यह प्रजाति हाथी की देखने को मिलती है, बोर्नियो हाथी, ठीक है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, इससे भी याद रखिएगा। किस राज्य के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यहां पर टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है स्पेशली, जहां पर एक सींग वाला मेंढक खोजा गया, ठीक है। ये जो सेंचुरी है हमको अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। और यहां पर जो एक मेंढक खोजा गया ना, अगर आप इसका सिर का ऊपर का हिस्सा देखेंगे ना, तो आपको एक उठा हुआ दिखेगा सींग की तरह। तो एक सींग वाले मेंढक की प्रजाति खोजी गई है टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति को खोजा है, ठीक है ना। टेल वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। देखिए, इस मेंढक का जो नाम है ना, स्थानीय जनजाति अपतानी के नाम पर जेनोफ्रिज अपतानी रखा गया है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, जेनोफ्रिज अपतानी किसकी प्रजाति है? तो मेंढक की प्रजाति, है ना।
अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में अपतानी या आपातानी जनजाति पाई जाती है। उन्हीं को सम्मान देने के लिए जेनोफ्रिस आपातानी इस मेंढक की जाति का नाम रखा है, प्रजाति का। ठीक है। कोप के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत। ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की जो शुरुआत है वो अजरबैजान के द्वारा की गई है, क्योंकि कॉप का सम्मेलन 2024 में अजरबैजान है ना में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए कॉप 29 का आयोजन स्पेशली अजरबैजान में किया जा रहा है, बाकू, अजरबैजान के बाकू में। ठीक है। तो अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की हाल ही में शुरुआत की। क्लाइमेट की रक्षा के लिए एक फंड बनाया जा रहा है। विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं, ग्रीन प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए, और इसके माध्यम से वर्ल्ड का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड का। ठीक है ना। तो विकासशील देशों को इस फंड के माध्यम से ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि कॉप की बैठक कॉप 29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है, अजरबैजान के पास अध्यक्षता है, तो फंड की स्थापना भी अजरबैजान में ही की गई है। प्रारंभ में $1 बिलियन सदस्यों के माध्यम से निश्चित राशि के रूप में, ये वाली लाइन छोड़ते हैं हम, यहां पर ये देख लेते हैं कि फंड विकासशील देशों के साथ साथ अन्य देशों को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो वर्ल्ड का तापमान है उसको लाने में मदद करेगा। फंड कितने का है ये पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फंड की स्थापना अजरबैजान में हुई है। फंड का नाम क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। फंड का जो 50% हिस्सा है वो विकासशील देशों में क्लीन एनर्जी है ना, और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और वर्ल्ड का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। कॉप 29 का आयोजन 2024 में 11 से लेकर 22 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में ही किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक पूछी जाती है, कॉप 29 पूछा जाएगा। आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है? नेचर के कंजर्वेशन के लिए, रक्षा के लिए, नेचर की सुरक्षा के लिए कौन सा देश कितनी अच्छी पॉलिसीज बना रहा है या कितनी अच्छी अपनी पॉलिसीज को उसने इंप्लीमेंट किया है, उस देश के लोग कितने अवेयर हैं पॉलिसी के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, इस आधार पर ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। नेचर की रक्षा है ना, नेचर के लिए, नेचर के प्रोटेक्शन के लिए कितनी अच्छी पॉलिसी से किस देश की, लोग कितने अवेयर हैं, इस आधार पर तैयार किया जाता है। पहला है तो आपको याद रखना चाहिए, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 को हाल ही में जारी किया गया और इस इंडेक्स में भारत को 176 रैंक पर रखा गया, 176वीं रैंक पर। ठीक है। देखिए, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में 180 देशों को शामिल किया गया था और भारत को इस इंडेक्स में नेचर कंजर्वेशन के मामले में 176 रैंक पर रखा गया। ठीक है। भारत दुनिया के नेचर कंजर्वेशन के लिए जो खराब प्रदर्शन करने वाले देश है ना, उनमें शामिल है। भारत के बाद किरीबाती 180वें नंबर पर है, सबसे लास्ट। तुर्की है 179, इराक 178 और माइक्रोनेशिया 177 और 176 पे आ गया कौन? इंडिया। इंडिया के अलावा सबसे आखिरी रैंक याद रखो 180। 180 देशों में इंडिया को 176 रैंक। पहले स्थान पर कौन है इस इंडेक्स में? तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 जो कि पहली बार जारी किया गया, इस इंडेक्स में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है। ठीक है। एस्टोनिया दूसरे स्थान पर और डेनमार्क को तीसरे स्थान पर रखा है नेचर कंजर्वेशन के मामले में। 180 देशों की सूची में भारत को 176 रैंक पर रखा गया। ठीक है। जारी कौन करता है? तो द गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगिव, जो कि इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को तैयार किया गया। ठीक है। अभी पहला इंडेक्स है तो इतनी बड़ी आपसे यूनिवर्सिटी या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं पूछा जाएगा, स्कूल और इंस्टीट्यूशन नहीं पूछे जाएंगे।
अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता तो इंपॉर्टेंट होता, लेकिन आप यहां पर रैंक को याद रखो। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में 180 कंट्रीज में भारत की रैंक क्या है? 176। डन। तो यहां पर इन्वायरमेंट के सभी करंट अफेयर को डिटेल में हमने डिस्कस किया है। 2024 में इन्वायरमेंट के जो भी करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, जो भी घटनाएं घटी है, जो भी इंडेक्स आए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन सभी को इस सेशन में हमने यहां पर कवर किया। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।